हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे अध्याय विद्युत रसायन को एक बहुत 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 महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसका नाम है क्या बच्चों? सांद्रता सेल। सांद्रता सेल क्या होता है, इसे समझने के पहले मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है आखिर एक सेल कार्य क्यों करता है? एक सेल का कार्य करना मतलब उसका विद्युत धारा देना। एक सेल से विद्युत धारा क्यों प्राप्त होती है, उससे करंट कैसे प्राप्त होता है? तो मैं आपको बता दूं, एक सेल विद्युत धारा देता है यदि उसके एनोड और कैथोड यानी कि इलेक्ट्रोड के बीच में क्या हो? विभवांतर। अगर किसी सेल के इलेक्ट्रोड के बीच में विभवांतर है तो समझ जाइए वह सेल कार्य करेगा, यानी कि वह विद्युत धारा देगा। लेकिन अगर सेल के इलेक्ट्रोड के बीच में बच्चों विभवांतर नहीं है तो वह सेल कार्य नहीं करेगा और वह विद्युत धारा नहीं देगा। आ रही इतनी बात समझ में? तो चलिए समझते हैं सांद्रता सेल क्या है। इसके पहले हमने गैल्वेनिक सेल को लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं और हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में बहुत सारी चीजें समझी। जैसे हमने शुरुआत में देखा था बच्चों, गैल्वेनिक सेल होता कैसा है, या जिसे हम डेनियल सेल या वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। इसमें दो क्या होते हैं, इस तरह के पात्र होते हैं और इन दोनों पात्रों में क्या होता है, हम किसी भी विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? किसी भी विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, ठीक है ना। और जिस विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लेते थे उसी विद्युत अपघट्य की धातु की छड़, उसी विद्युत अपघट्य के धातु की छड़, जिस धातु का विद्युत अपघट्य है उसी धातु की छड़ को इसके अंदर डुबा देते थे और इन दोनों इलेक्ट्रोडों को, अर्धसेलों को हम एक वोल्ट मीटर के द्वारा जोड़ देते थे ताकि हमें पता चल जाए सेल कार्य कर रहा है या नहीं। इतनी बात तो हम समझ चुके हैं। अब एक बार हमने जब गैल्वेनिक सेल समझा तो हमने एक तरफ लिया था ZnSO4 और उसमें ली थी जिंक की छड़, दूसरी तरफ हमने लिया था बच्चों CuSO4 और उसके अंदर ली थी कॉपर की छड़। तो अब क्या हो अगर दोनों ही अर्धसेलों में मैं एक जैसा विद्युत अपघट्य और वही धातु की छड़ ले लूं, यानी मैं एक में ZnSO4 और CuSO4 अलग अलग ना लेकर के एक में ZnSO4 लूं और दूसरे में भी ZnSO4 लूं, तो क्या वह सेल कार्य करेगा या नहीं करेगा? यानी मैं क्या करूं बच्चों, मैं इसमें भी ZnSO4 का जलीय विलयन ले लूं और यहां पर मैं जिंक की छड़ ले लूं और यहां पर भी मैं ZnSO4 का जलीय विलयन ले लूं और इसके अंदर भी मैं जिंक की छड़ ले लूं, तो यह सेल कार्य करेगा या नहीं? तो आपके दिमाग में भी सवाल उठा होगा कि आखिर ये सेल कार्य करेगा या नहीं। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यह सेल कार्य नहीं करेगा। क्यों? एक जैसी धातुएं हैं, एक जैसे विद्युत अपघट्य हैं, तो इनके बीच में विभवांतर होना मुश्किल है। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा यह सेल कार्य कर सकता है। हमेशा करेगा मैं नहीं बोल रहा, कर सकता है ये मैं बोल रहा हूं। कर सकता है कब कर सकता है? जब यहां पर विद्युत अपघट्य की सांद्रता और यहां पर विद्युत अपघट्य की सांद्रता अलग अलग हो। अगर C1 और C2 इनकी सांद्रताएं बराबर नहीं है तो समझ जाइए बच्चों सेल कार्य करेगा। क्या होगा? सेल कार्य करेगा। आ रही बात समझ में ना? और अगर क्या है, दोनों में सांद्रताएं बराबर हैं, यानी जितनी ZnSO4 की सांद्रता इस सेल में है, इस अर्ध सेल में है, उतनी ही इस अर्ध सेल में है, तो फिर बच्चों यह सेल कार्य नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस स्थिति में सेल कार्य नहीं करेगा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये कि अगर दो अर्धसेलों में समान विद्युत अपघट्य तथा समान धातु की छड़ अगर हम लेते हैं तो उस सेल के कार्य करने के लिए बहुत जरूरी है कि दोनों विद्युत अपघट्यों की सांद्रताएं अलग अलग हों। दोनों पात्रों में विद्युत अपघट्य की सांद्रताएं अलग अलग होंगी, तभी वह सेल कार्य करेगा। नहीं तो मेरे दोस्तों यह सेल कार्य नहीं करेगा अगर सांद्रताएं समान हुई तो। आती बात समझ में? चलिए
तो कह सकता हूं मैं यह एक ऐसा सेल है जिसमें विभवांतर जो आ रहा है केवल किसके कारण आ रहा है, विद्युत अपघट्यों की सांद्रता अलग होने के कारण। तो सांद्रता सेल को अगर मैं परिभाषित करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, ऐसा सेल जिसमें विभवांतर क्यों होता है बच्चों, जिसमें विभवांतर विद्युत अपघट्य की सांद्रता अलग अलग होने के कारण होता है, होने के कारण होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सांद्रता सेल कहते हैं, ठीक है ना। तो वह सेल क्या कहलाता है, सांद्रता सेल कहलाता है। आती ही बात समझ में कि सांद्रता सेल क्या होगा, कैसे हम सांद्रता सेल को समझेंगे। अगर किसी सेल में ऐसा हो रहा है कि सेल का जो भी विभवांतर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, विद्युत अपघट्यों की सांद्रता अलग अलग होने के कारण, तो ऐसे सेल को हम सांद्रता सेल कहते हैं। सांद्रता सेल नाम पर ही है बच्चों कि जो विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करेगा। यदि सेल विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर निर्भर करेगा तो वही क्या है, सांद्रता सेल। और ऐसा कब होगा, जब दोनों अर्ध सेलों में यानी कि दोनों इलेक्ट्रोडों में एक जैसा विद्युत अपघट्य हो तथा उसी धातु की छड़ हो, यानी समान इलेक्ट्रोड हो किंतु उनमें विद्युत अपघट्य की सांद्रता अलग अलग हो, तो ऐसा सेल क्या कहलाएगा बच्चों, सांद्रता सेल। तो ये परिभाषा आप लिखिए, फिर मैं इसके बारे में और भी चीजें आपको बताता हूं। अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अब हम अपना इसके लिए सांद्रता सेल के लिए नरनस्ट समीकरण का उपयोग करने जा रहे हैं। तो यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा फॉर्मूला, क्योंकि हम एक कॉमन फॉर्म में निकालते हैं। मैं मान लेता हूं यह विलयन है किसी धातु के Mn+ आयन का, Zn2+ भी हो सकता है, Cu2+ कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर जिस धातु का आयन है वही धातु की छड़ है। यहां भी वही है बच्चों, ZnSO4 की जगह इसमें भी कोई Mn+ आयन है, ठीक है, जो जलीय विलयन में उपस्थित है, और वही M धातु की छड़ इसमें उपस्थित है। लेकिन फर्क क्या है, यहां पर Mn+ की जो सांद्रता है वो है C1 और यहां पर Mn+ की जो सांद्रता है बच्चों वह कितनी है, C2, ठीक है। तो ये मेरा एक क्या है अभी, सांद्रता सेल है। चलिए अब सांद्रता सेल हो गया, तो सांद्रता सेल के लिए हम क्या लगा रहे हैं, नरनस्ट समीकरण, है ना, नरनस्ट समीकरण। इसके पहले कि मैं नरनस्ट समीकरण लगाऊं पहले मुझे सेल अभिक्रिया लिखना होगा। तो पहले मैं यहां पर सेल अभिक्रिया लिखता हूं। बताइए एनोड की अभिक्रिया क्या बनेगी, एनोड में होगा ऑक्सीकरण, यानी कि M धातु जो होगी, कौन सी, ये वाली M धातु, यह इलेक्ट्रॉन दे करके N इलेक्ट्रॉन दे करके बच्चों क्या बनाएगी, Mn+ आयन बनाएगी, जो जलीय विलयन में आ जाएगा। आ रही बात समझ में, यह एनोड में M धातु जो है इलेक्ट्रॉन दे करके Mn+ बना के विलयन में आएगी, जैसा कि जिंक के साथ हो रहा था। जबकि कैथोड में अपचयन होगा, यानी कि इसकी उल्टी अभिक्रिया होगी। कैथोड में क्या होगा बच्चों, जो Mn+ आयन है विलयन का, वह N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा, M धातु बना लेगा। आ रही बात समझ में। तो अब ये अभिक्रियाएं लिख लिए। तो यहां पर लेकिन फर्क लिखना जरूरी है कि ये जो पहले एनोड वाला हमने लिखे थे इसमें Mn+ कितना था बच्चों, C1, ये जरूर लिख लेना। नहीं तो क्या होगा, जब दोनों अभिक्रियाएं को हम जोड़ेंगे ना तो ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो कुछ बचेगा ही नहीं। और कैथोड में Mn+ के नीचे कितना लिख लेंगे हम, C2, क्योंकि जो दो अभिक्रियाओं जब हम जोड़ते हैं तो समान वैल्यू दो अलग अलग साइड है तो कैंसिल हो जाती है, जैसा मैथ्स में होता है। चलिए अब इससे मैं निकालूंगा बच्चों सेल अभिक्रिया। तो सबसे पहले सेल अभिक्रिया क्या बनेगी, यहां पर हम लिखते हैं सेल अभिक्रिया। तो बच्चों सेल अभिक्रिया बनेगी क्या, देखिए M सॉलिड से M सॉलिड गया,
n इलेक्ट्रॉन से n इलेक्ट्रॉन गए, बचा केवल क्या Mn प्लस एक्वस से Mn प्लस एक्वस। ये क्यों नहीं गया? हाँ, क्योंकि सांद्रताएं अलग अलग थी, यहां था ये C2, यहां था C1। अगर ये सांद्रताएं समान हो जाती, ये भी कट जाते, सेल में कोई अभिक्रिया ही नहीं होती। समझ में आया ना? और सेल काम नहीं करता, यानी कि सेल कार्य कर रहा है केवल सांद्रताओं में डिफरेंट होने के कारण। ठीक है ना? चलिए अब इसमें हम क्या लगाएं? नर्नस समीकरण क्या लगाएंगे बच्चों? ई सेल बराबर, यहां साइड में लगाते हैं ताकि जगह बची रहे हमारे पास। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे n log Q। ये तो अब आपको शायद रट गया होगा, है ना? कंटिन्यू अगर आप नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं तो मैं गारंटी दे सकता हूं ये आपको रट गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम कि इसमें बच्चों सबसे पहले ई नॉट सेल की मैं बात करता हूं। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे? हम निकालते हैं ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करते हैं। ठीक है ना? अब बताइए, इसका मानक अपचयन विभव और इसका मानक अपचयन विभव एक जैसा होगा। क्यों होगा? ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आप मानक परिस्थिति में इसका इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे तो उसके लिए सांद्रता 1 मोलर करेंगे, इसकी भी मानक परिस्थिति में सांद्रता 1 मोलर करेंगे, और जब सांद्रताएं बराबर होंगी तो यह सेल कार्य नहीं करेगा, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इसके लिए ई नॉट सेल कितना हो जाएगा बच्चों? 0। क्यों 0 हुआ ये समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जब सांद्रताएं समान होती हैं तो फिर ये सेल कार्य नहीं करता है, इसका विद्युत भागबल 0 हो जाता है। तो जब हम मानक परिस्थिति में ले रहे हैं तो इसमें Mn प्लस की सांद्रता 1 मोलर करनी होगी, मानक परिस्थिति है, और यहां भी 1 मोलर करनी होगी, और दोनों की सांद्रताएं अगर समान हो गई बच्चों तो समझ जाइए यह सेल कार्य नहीं करेगा। तो ई नॉट सेल यहां ले लेंगे 0। तो बस क्या हो गया? ई सेल बराबर क्या बचेगा? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q की जगह क्या आएगा बच्चों? समीकरण आपके सामने लिखा है, Q की जगह Mn प्लस कौन सा? उत्पाद वाला। अब Mn प्लस उत्पाद वाला मतलब कितना? C1। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं C1 बटे Mn प्लस अभिकारक वाला यानी कि C2। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इससे क्या होगा? ई नॉट सेल तो मुझे रखना था कितना? 0, ये भूल गया था मैं। चलिए ई नॉट सेल कितना हो गया बच्चों? 0। तो अब क्या आ गया हमारे पास? ई सेल बराबर, अब देखिए ये है माइनस में, 0 तो खैर गया, मैं माइनस में लिखूं तो थोड़ा सा फॉर्मूला दिक्कत देगा याद रखने में, तो इसे प्लस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? इसको क्या कर दूं बच्चों? इसका व्युत्क्रम कर दूं मैं, यानी कि ये हो जाएगा 0.0591 बटे n log C2 बटे C1। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस तरह से किसी सांद्रता सेल का विद्युत वाहक बल मैं इस सूत्र से निकाल सकता हूं। लेकिन जैसा मैं हर बार बोल रहा हूं आपको, ये याद मत करो, आप तो इसे याद करो, और बस ये ध्यान रखना कि किसी भी सांद्रता सेल के लिए ई नॉट सेल कितना होता है? 0। आपका काम बन जाएगा। चलिए इसका एक और रूप होता है जो किताबों में दिया होता है, वो भी लिख देता हूं मैं। क्या होगा? ई सेल बराबर कितना होगा? 0.0591, ठीक है ना, बटे n log C2 बटे C1। C2 कहां की सांद्रता थी बच्चों? कैथोड की, और C1 थी एनोड की। तो कैथोड की सांद्रता, कैथोड की क्या होता है, कई बार वो C2 और C1 बदल के दे देगा, तो आपको कैथोड और एनोड के रूप में ये सूत्र याद कर लेना, बटे एनोड की सांद्रता। इस तरीके से ये सूत्र अब आप लोग याद कर सकते हो, किसके लिए? किसी भी सांद्रता सेल के लिए उसके विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने के लिए ये सूत्र आप उपयोग में ले सकते हैं। आता है समझ में? तो इसे लिखिए, फिर हम सांद्रता सेल के बारे में कुछ और बातें करते हैं। फिर चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर किसी सांद्रता सेल में अगर कोई गैसीय इलेक्ट्रोड उपस्थित हो, यानी गैसीय इलेक्ट्रोडों के द्वारा सांद्रता सेल बनाया जाता है, तो क्या होगा, क्या क्या परिस्थितियां बनेंगी देखेंगे। और इसके लिए मैं उदाहरण में लूंगा बच्चों
एक गैसीय इलेक्ट्रोड वाला सांद्रता सेल जिसमें हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, जो बदल रही है किसमें बच्चों, H+ में, एक्वस, और दूसरी तरफ लवण सेतु के दूसरी ओर क्या है, H+ एक्वस है, जो कि बदल रहा है किसमें बच्चों, हाइड्रोजन गैस में। अब अगर इसका मैं एक सेल बनाऊं कि एक तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो यह सेल कार्य करेगा या नहीं, यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्भर करेगा। पहली बात, हाइड्रोजन गैस का दाब है और H+ की सांद्रता है, तो इस सेल के कार्य करने के लिए क्या जरूरी है, या तो सांद्रता अलग अलग हो, और अगर सांद्रता बराबर है तो इसका दाब अलग अलग हो, या दोनों अलग अलग हो। यानी कि मैं बोलूंगा यह गैसीय सेल कार्य करेगा, कार्य करेगा। कब कब कार्य करेगा बच्चों, यदि क्या हो, यदि H+ की सांद्रता, H+ की सांद्रता दोनों तरफ कैसी हो, अलग अलग हो, है ना, सांद्रता भिन्न हो दोनों तरफ, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, हाइड्रोजन गैस का दाब दोनों तरफ अलग अलग हो, हाइड्रोजन गैस का दाब कैसा हो, भिन्न हो, ये दूसरी कंडीशन, ठीक है ना। और तीसरी कंडीशन, हो सकता है सांद्रता भी भिन्न हो जाए एवं दाब भी भिन्न हो जाए, सांद्रता तथा दाब दोनों भिन्न हो, यानी कि इसमें ये 3 परिस्थितियां होंगी। इसके विपरीत मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि यह सेल कार्य नहीं करेगा यदि सांद्रता भी समान है और दाब भी समान है। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों, यह सेल कार्य नहीं करेगा यदि सांद्रता एवं दाब दोनों समान हो, ठीक है ना। अगर सांद्रता और दाब दोनों एक जैसे हैं तो ये सेल कार्य करने वाला नहीं है। या तो सांद्रताएं अलग अलग होनी चाहिए या दाब अलग अलग होने चाहिए, या दोनों हो जाए, सांद्रता भी अलग हो दाब भी अलग हो। लेकिन अगर मैं बोलूं सांद्रता भी समान है दाब भी समान है तो यह सेल कार्य नहीं करेगा। आता है समझ में, तो इसे लिख लीजिए। फिर इस सेल के लिए हम नर्नस्ट समीकरण का उपयोग करेंगे। पहले इस सेल को पूरा कर लीजिएगा। यहाँ पर प्लेटिनम सॉलिड लगाना मैं भूल गया था, आप लोग इसे लिख लीजिए। तो चलिए नोट करिए फटाफट। तो चलिए अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं लेकर के चल रहा हूं, यहाँ का दाब है बच्चों कुछ P1 ATM, सांद्रता है C1 मोलर, ठीक है ना, क्या है C1 मोलर। यहाँ की सांद्रता है बच्चों C2 मोलर और दाब है P2 ATM। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सांद्रताएं भी भिन्न है और दाब भी भिन्न है। तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहले इसकी अभिक्रिया हम लिखेंगे। सेल अभिक्रिया लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, कभी भी उसे आप लोग छोड़िएगा मत। एनोड में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बदलेगी 2H+ में और साथ ही साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगी। और जबकि कैथोड में क्या होगा बच्चों, कैथोड में होगा कि 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और बनाएंगे क्या, हाइड्रोजन गैस। ये हो गई अभिक्रियाएं। साथ ही साथ यहाँ का दाब कितना है P1, यहाँ का दाब है P2, यहाँ की सांद्रता कितनी है बच्चों C2 और यहाँ की सांद्रता है C1। अगर देखो ये सांद्रताएं समान होती है, अभिक्रिया जोड़ने पर ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, लेकिन अलग अलग है इसलिए कैंसिल नहीं होंगे। और अगर मैं इसकी सेल अभिक्रिया लिखना चाहता हूं तो सेल अभिक्रिया क्या होगी बच्चों, आइए देखते हैं। सेल अभिक्रिया कुछ ऐसी होगी, हाइड्रोजन कौन सी वाली, P1 वाली, ठीक है ना, प्लस 2H+, कौन सा 2H+, C2 वाला गिव्स। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो गए, 2H+ कौन सा वाला बच्चों, C1 वाला, प्लस हाइड्रोजन गैस
वो भी P2 दाब वाली। तो ये बन गया हमारा समीकरण। अब इसके लिए लगाना है आपको नरनस्ट समीकरण, ठीक है ना। तो नरनस्ट समीकरण लगाएंगे, इसके लिए क्या बनेगा, ई सेल, यहां लिखता हूं मैं साइड में, क्या बनेगा बच्चों, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस क्या होगा 0.0591 बटे n और क्या हो जाएगा log Q। अब Q पहले तो मैं Q ही लिख दे रहा हूं, फिर इसका उपयोग करेंगे। चलिए क्या बनेगा देखते हैं हम। ई सेल बराबर क्या बनेगा बच्चों, ई नॉट सेल, क्योंकि ये सांद्रता सेल है, ई नॉट हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बच्चों 0 माइनस 0.0591 बटे n। n है बच्चों यहाँ पर 2, देख सकते हैं आप, 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, इसलिए n2 log Q। Q मतलब देखिए उत्पाद की सांद्रता कितनी है C1, और सामने जो नंबर है ये घात में जाएगा, तो C1 की घात 2, बोलिए, और उत्पाद का दाब भी लेना पड़ेगा P2 बटे क्या हो जाएगा बच्चों, अभिकारक की सांद्रता यानी C2 का स्क्वायर बटे P1। इस तरह से फाइनली क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ई सेल बराबर, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ई सेल बराबर, देखिए अब ये तो 0 तो गया, ये माइनस है, मैं इसे प्लस में अगर लिखना चाहता हूं, इसको बदल दूं मैं, तो क्या होगा 0.0591 बटे 2 लॉग क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा P1 C2 ऊपर चल जाएगा, यानी C2 बटे C1 का होल स्क्वायर इंटू P1 बटे P2, ये आ जाएगा, ठीक है ना। देख सकते हैं ये P1 बटे P2 हो जाएगा, C2 का स्क्वायर बटे C1 का स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब आपको C1 C2 P1 P2 की वैल्यू दी जाएगी प्रश्न में, तो आप इसके मान रख देंगे और उत्तर निकाल लेंगे। आता है समझ में, चलिए बहुत अच्छी बात। अब मैं बोलूंगा यदि मान लीजिए, अब मैं बोल रहा हूं दाब अगर समान होते तो, यदि क्या होता P1 बराबर P2 होता तो क्या होता, तो ये कैंसिल हो जाते, ठीक है ना। अगर P1 बराबर P2 होता, यहां का थोड़ा सा मिट गया, ये हो जाएगा 2H प्लस, है ना, और ये C2, तो क्या होता बच्चों P1 बटे P2, अगर P1 बराबर P2 होता तो ये कैंसिल हो जाता, एक आता, एक का गुणा करते कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बचता, ई सेल बराबर क्या होता 0.0591 बटे 2 लॉग क्या बचता बच्चों C2 बटे C1 का स्क्वायर, क्या बचता C2 बटे C1 का स्क्वायर, और ये घात आ जाती सामने, क्योंकि लॉग में घात सामने आ जाती है, तो ये हो जाता बच्चों ई सेल बराबर क्या हो जाता 0.0591 बटे 2, ये 2 आ जाता सामने, तो गुणित 2 लॉग C2 बटे C1, 2 से 2 हो जाता कैंसिल होता ना, तो ये क्या हो जाता बच्चों फाइनली ई सेल बराबर क्या हो जाता 0.0591 लॉग C2 बटे C1। अब C2 और C1 का जो मान होता वो इसमें हम रख देते, और हमें EMF ऑफ सेल यानी सेल का विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाता। बोलिए कोई दिक्कत, यानी कि अगर सब कुछ अलग अलग है P1 P2 C1 C2 तो ये, अगर दाब एक जैसे तो ये, अगर सांद्रताएं एक जैसी हैं तो क्या होगा मैं बताऊंगा, पहले इसे लिख लीजिए। इसमें अगर क्या हो जाए, यदि क्या हो जाए बच्चों C1 बराबर C2 हो जाए तो क्या होगा, तो C1 बराबर C2 अगर हम ले लेते तो यहां C1 और C2 एक जैसे हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या बचेगा ई सेल बराबर क्या बचेगा बच्चों 0.0591 बटे 2 लॉग, देखिए C1 बराबर C2, C2 और C1 बराबर कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और P1 बटे P2, तो एक का जब P1 बटे P2 से गुणा करेंगे तो वो कितना रहेगा P1 बटे P2 ही रहेगा। तो इस तरह से सेल का विद्युत वाहक बल इतना आ जाएगा। आती बात समझ में? तो चलिए ये हमने समझा सांद्रता सेल क्या होता है, और अगर एक गैसीय
इलेक्ट्रोड का सांद्रता सेल बनाया जाए तो कैसे वह कार्य करता है, उसके लिए हमने नर्नस्ट समीकरण का उपयोग करके भी समझा। और इसी के साथ बच्चों हमने इस अध्याय के भाग 1 को, पहले भाग को खत्म कर लिया है, एंड कर दिया है, जिसका नाम था गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में ये हमने सारी जानकारी इकट्ठी कर ली। अब अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस अध्याय के भाग 2 को, जिसका नाम क्या है बच्चों, विद्युत अपघटनी सेल। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब